हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को इस घर की बहू बनाकर क्यों लाया गया है जानती हो? सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे पति को इस खानदान का वारिस दे सको। जैसे ही बच्चा होगा तुम्हें यहाँ से दफा होना पड़ेगा। शौर्य सिंघानिया की पहली पत्नी काव्या की आवाज में इस कदर नफरत और कड़वाहट देखकर दिव्या की पलकें कांप उठी। वो मासूम थी, उम्र भी कम थी। उसकी सौतेली माँ ममता ने अपनी सगी बेटियों की शादी का खर्च निकालने और ऐशो आराम की खातिर दिव्या को शादी के नाम पर एक तरह से बेच ही दिया था। दिव्या इस कड़वे सच से पूरी तरह अनजान, आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए शौर्य सिंघानिया की दुल्हन बनकर इस आलीशान कमरे में बैठी थी। मगर अब दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए भारी मन से अपना भारी मेकअप उतारना शुरू कर दिया। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घमंडी अमीर औरत के लिए बच्चा पैदा नहीं करूंगी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, तभी शेरवानी पहने शौर्य सिंघानिया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, मेरी बात सुनो दिव्या। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, इसीलिए तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए मेरा दोस्त। वो शादी के लाल जोड़े में पूरी तरह सजी बेड के किनारे बैठी थी, सिर झुका हुआ था और उंगलियां घबराहट में अपने दुपट्टे के कोनों को मरोड़ रही थी। उसके कानों में अभी भी 7 फेरों और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, मगर दिल में खुशी की एक छोटी सी किरण भी नहीं थी। आज वो एक ऐसे मर्द की पत्नी बनी थी जिसकी जिंदगी में पहले से ही एक औरत मौजूद थी। वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, बल्कि अपनी सौतेली माँ के लालच की वजह से एक कीमत के बदले इस आलीशान बंगले में लाई गई थी। ये एहसास उसके सीने पर भारी पत्थर की तरह रखा हुआ था। उसने बचपन से आज तक कभी किसी चीज पर अपना हक नहीं जताया था। नए कपड़े हमेशा सौतेली माँ की बेटियों के उतरे हुए मिलते थे। खिलौने भी वही नसीब होते थे जो वो तोड़कर फेंक देती थी। तारीफ और प्यार भी हमेशा उन्हीं के हिस्से में आता था। दिव्या के हिस्से में सिर्फ हुक्म मानना, खामोश रहना और सब कुछ बर्दाश्त करना आया था। मगर आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद किस्मत ने उससे उसका आखिरी हक भी छीन लिया है। कपड़े बांटना आसान होता है, पर क्या कोई अपने हमसफर को भी बांट सकता है? ये सोचकर उसकी आंखें फिर भर आईं। वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर ही रही थी कि कमरे का दरवाजा अचानक खुला। उसने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वो कई रातों से सोई न हो। दिव्या फौरन समझ गई ये काव्या थी, शौर्य की पहली पत्नी। दोनों कुछ पल खामोश रहीं। काव्या ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर कड़वाहट से हंस पड़ी। इतनी डरी सहमी क्यों बैठी हो? मेरे पति का इंतजार कर रही हो? दिव्या के होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। काव्या चंद कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। अपने दिल में मेरे पति के लिए किसी भी तरह के ख्वाब मत सजाना। जानती हूँ तुम यहाँ क्यों लाई गई हो। दिव्या खामोश रही। नहीं जानती तो सुन लो, तुम्हें इस घर की बहू बनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक मकसद के लिए खरीदा गया है। उसने खरीदा शब्द पर बहुत जोर दिया। मेरे पति को सिंघानिया एम्पायर का उत्तराधिकारी चाहिए और वो बच्चा तुम पैदा करोगी। जिस दिन बच्चा तुम्हारे हाथों से मेरे पास आएगा उसी दिन तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी जरूरत खत्म। दिव्या का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। काव्या ने एक कदम और करीब आकर बेहद धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, और याद रखना, अगर तुमने अपनी इस मासूम शक्ल या अपनी अदाओं से मेरे पति शौर्य को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ एक जरिया हो, उसकी पत्नी नहीं। अपनी औकात याद रखना। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। दिव्या की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके अंदर कोई चीख रहा था, यह जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। किसी औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना देना कहाँ का इंसाफ है। वो चाहती थी कि पूरे हक से खड़े होकर कहे, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे पैसों के दम पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सामने खड़ी औरत की कांपती आवाज, लाल आंखें और उसका बिखरा हुआ रूप देखकर दिव्या की जुबान पर जैसे ताला लग गया। वो समझ रही थी कि सामने खड़ी औरत सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि अपने खो जाने के डर और अधूरेपन की आग में जल रही थी। वो अपने पति से ज्यादा अपनी किस्मत से लड़ रही थी।
काव्या ने आखिरी बार उसे नफरत से देखा और बोली, आज की रात ही ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। इस घर में मेरी जगह लेने का सपना भी मत देखना। ये कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही दिव्या जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। आंसू अब बर्दाश्त की हदें तोड़ चुके थे। उसे पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि उसकी कोई नई जिंदगी शुरू नहीं हुई है, बल्कि उसकी परीक्षाओं का एक नया चैप्टर खुल गया है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ बैठी। आईने में खुद को देखकर उसका दिल भर आया। माथे का टीका, गले का भारी नेकलेस, लाल जोड़ा, हाथों की मेहंदी, सब कुछ एक नई दुल्हन की खुशियों की गवाही दे रहे थे। मगर उसके नसीब में इनमें से कुछ भी नहीं था। उसने कॉटन उठाया और खामोशी से अपने चेहरे का मेकअप साफ करने लगी। हर बार जब कॉटन उसके गाल से गुजरता तो उसे लगता जैसे वो अपने सारे सपने मिटा रही हो। उसके होंठ हिले, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, पर मैं इस अमीर खानदान के लिए कभी बच्चा नहीं पैदा करूंगी। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जिसकी डील की जा सके। वो इन्हीं कड़वे विचारों में खोई थी कि दरवाजा खुला। उसने चौंक कर आईने में देखा। एक बेहद हैंडसम, रौबीले लेकिन सख्त चेहरे वाला मर्द अंदर दाखिल हुआ। वो शौर्य था। दिव्या घबराकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शौर्य ने उस पर एक ठंडी नजर डाली और रूखे लहजे में बोला, ये क्या तमाशा है? मेकअप क्यों उतार रही हो? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? दिव्या ने नजरें झुका ली। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। जब आप नहीं आए तो मुझे लगा शायद आप आज नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने कपड़े बदलने का सोच लिया था। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिव्या ने खामोशी में सिर हिलाया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। मेरे पास पैसा है, रुतबा है, बिजनेस है। मैंने जिंदगी में हर वो चीज हासिल की जो मैं चाहता था, लेकिन एक कमी ऐसी है जिसे मैं आज तक दुनिया से छुपाता आया हूँ। आज तुम्हें बता रहा हूँ, और ये बात मेरी पहली पत्नी काव्या या मेरी फैमिली में से कोई नहीं जानता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जानना जरूरी है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। दिव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शौर्य ने अपनी बात जारी रखी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। मुझे हर हाल में एक वारिस चाहिए, और वो वारिस तुम मुझे दोगी। इस काम के लिए मैंने तुम जैसी मजबूर और गरीब लड़की को चुना है। दिव्या की आंखों में हैरानी के साथ साथ अब गुस्सा भी आ गया। अगर आप बाप नहीं बन सकते थे तो आपने ये शादी क्यों की? आपकी पहली पत्नी पहले से ही घर में है ना, फिर मेरी जिंदगी तबाह करने की क्या जरूरत थी? शौर्य ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। जब मैं बात कर रहा हूँ तो चुपचाप सुनो, बीच में मत बोलो। मेरा एक बहुत खास और भरोसेमंद दोस्त है। अभी इसी वक्त लीगल पेपर्स पर साइन होंगे और तुम्हारा डिवोर्स मुझसे हो जाएगा। इसके तुरंत बाद तुम्हारी शादी मेरे उसी दोस्त से होगी। तुम 1 साल तक उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहोगी। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी शादी आपसे हुई है। एक शादी के रहते आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? शौर्य ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई हिचकिचाहट, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। उसने बेहद सपाट लहजे में टेबल पर रखे डिवोर्स पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं शौर्य सिंघानिया तुम्हें इसी वक्त डिवोर्स दे रहा हूँ। इन पेपर्स पर मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। दिव्या की सांसें जैसे रुक गई। वो अभी इस सदमे को संभाल भी नहीं पाई थी कि शौर्य ने आगे का प्लान बनाया। अब लीगल तौर पर हमारा रिश्ता खत्म। अब तुम्हारी शादी मेरे दोस्त से होगी। जब तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओगी तो वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा। इस तरह मेडिकल साइंस और सोसाइटी की नज़रों में ये बच्चा मेरा और काव्या का ही कहलाएगा। सारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। दिव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, आप इंसान हैं या कोई शैतान? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहा पैसों से खरीद लिया, जब चाहा छोड़ दिया और किसी और के हवाले कर दिया? शौर्य का चेहरा और सख्त हो गया। तुम इस वक्त सिंघानिया खानदान के कर्ज तले दबी हो दिव्या। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो रकम ली है उसके बदले तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। अगर मेरी बात मानने से इनकार किया तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार एक ऐसे जाल में फंसेगा कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाएगी। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम लोगों का नामो निशान मिटा सकता हूँ।
इसीलिए समझदारी इसी में है कि जो कहा जा रहा है चुपचाप मान लो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना मुड़े बोला, तैयार हो जाओ, पंडित जी और वकील नीचे आ चुके हैं, मैं बस उन्हें लेकर आता हूँ। दरवाजा बंद हुआ तो दिव्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हों। वो कुछ पल वहीं सुन्न खड़ी रही। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट सौदा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुछ मिनट पहले वो जिसकी पत्नी बनकर आई थी, अब उसे किसी अजनबी के हवाले करने की तैयारी की जा रही थी। उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई, घुटनों ने जवाब दिया और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। आंसू लगातार बह रहे थे लेकिन वो रोना भी भूल चुकी थी। उसकी सोनी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर किस जुर्म में उसकी पूरी जिंदगी एक खिलौना बनकर रह गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। शौर्य सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे एक उम्र दराज पंडित जी और हाथ में ब्रीफकेस लिए एक वकील थे। कमरे में कुछ गवाह मौजूद थे और इन सबके आखिर में वाइट फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहने एक शख्स खामोशी से अंदर आया। ऊंचा लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत शरीर और बेहद गंभीर चेहरा। उसे देखकर कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी का कोई कमांडो लग रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो खामोशी से एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। दिव्या अभी भी जमीन पर बैठी थी, लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। शौर्य आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हट सकता। अगर आज मैंने तुम्हारे आंसुओं पर तरस खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने बच्चे की खुशी से दूर रह जाऊंगा। फैसला हो चुका है और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। दिव्या ने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, मुझे अभी इसी वक्त अपने घर जाना है। शौर्य के होठों पर एक ठंडी और कड़वी मुस्कान उभर आई। जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मेरे 10 लाख रुपए वापस कर दो। दिव्या ने हैरान होकर उसे देखा। कौन से 10 लाख रुपए? वही 10 लाख रुपए जो मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को देकर तुम्हें इस घर में लाने की डील की थी। पूरी रकम चुकाओ और दरवाजा खुला है, चली जाओ। ये सुनकर दिव्या के अंदर बची कुची हिम्मत भी टूट गई। उसकी जेब में इस वक्त 10 रुपए भी नहीं थे। वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाती? वो दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, भगवान के लिए मेरी जिंदगी का तमाशा मत बनाइए। मैं एक इंसान हूँ, कोई बिकाऊ सामान नहीं। मुझ पर रहम कीजिए। शौर्य का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसने बेहद ठंडे अंदाज में कहा, शादी के पेपर्स पर साइन करोगी या अभी पुलिस को फोन करूं? मेरा एक इशारा काफी है, तुम्हारा पूरा परिवार ऐसी मुसीबत में फंसेगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, मगर वहां मौजूद किसी भी शख्स के चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। शौर्य ने पंडित जी और वकील की तरफ देखा। पंडित जी, शादी की रस्में और दस्तखत की कार्रवाई शुरू कीजिए। दिव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बार बार छीनी जा रही थी। क्रीम कलर कपड़ों में खड़े उस शख्स ने पहली बार अपनी नजरें उठाई। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना घमंड और ना ही कोई जल्दबाजी, सिर्फ एक गहरी गंभीरता थी। पंडित जी और वकील ने पेपर्स पर साइन करवाकर शादी और कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने का ऐलान किया। ये सब सुनते ही दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ घंटे पहले वो एक शख्स की दुल्हन बनकर आई थी, फिर पल भर में उसका डिवोर्स हुआ और अब वो एक ऐसे मर्द की पत्नी कहला रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। उसकी जिंदगी उसके अपने हाथों से निकलकर दूसरों के फैसलों की गुलाम बन चुकी थी। शादी की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही रणबीर बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके मजबूत कदम सीधे ड्राइंग रूम तक आए, जहां वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था, मगर आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। वो अपने दोनों हाथ आपस में बांधे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ मिनट बाद शौर्य सिंघानिया भी कमरे से बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर रणबीर पर पड़ी, रणबीर धीरे से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वहां छाई खामोशी इतनी भारी थी मानो दोनों एक दूसरे के इरादों को नाप रहे हों। आखिरकार रणबीर ने चुप्पी तोड़ी।
तुमने तो मुझसे कहा था कि लड़की इस डील के लिए अपनी मर्जी से तैयार है, मगर अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो क्या था? वो तो लगातार रो रही थी और तुम उसे धमकियां दे रहे थे। ये कैसा तमाशा है? शौर्य ने बिना किसी परवाह के अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को सीधा किया और एक ठंडी सांस लेकर बोला, इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मनाना इतना आसान नहीं होता रणबीर। कभी कभी थोड़ा दबाव बनाना पड़ता है। वैसे भी ये कोई आम मामला नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुमने आज मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रणबीर के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी। मैं एहसानों के बदले जिंदगी नहीं गुजारता शौर्य सिंघानिया। मुझे मेरे पूरे 2 करोड़ रुपए चाहिए। शौर्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए अपने माथे पर बल डाला। मिल जाएंगे, मैंने एक बार कह दिया ना, फिर एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद शांत लेकिन कड़क अंदाज में कहा, इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगला 1 साल वो लड़की मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। मेरे परिवार वाले जो सवाल करेंगे उनके जवाब मुझे ही झेलने हैं। मैं किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता, खासकर तुम जैसे बिजनेसमैन पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी रकम अभी चाहिए, वरना याद रखना, धोखा देना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मैं भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। रणबीर के आखिरी शब्द सुनते ही शौर्य के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में एक कदम आगे बढ़ा और रणबीर का कॉलर पकड़ लिया। अपनी औकात में रहो रणबीर, एक मामूली आदमी हो तो मुझसे जुबान लड़ाने से पहले सोच लिया करो कि सामने कौन खड़ा है। पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर कभी मेरे साथ चालाकी करने की सोची भी तो तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा, तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा। रणबीर ने शौर्य की इस मजबूत पकड़ के बावजूद अपने चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। उसने ना तो अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की और ना ही अपनी आवाज ऊंची की। उसने सिर्फ इतना कहा, धमकियां उन लोगों को दिया करो जो डरते हैं शौर्य, और एक बात अच्छी तरह सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। हमारे बीच एक डील हुई है और ये सिर्फ एक बिजनेस डील ही रहेगी। शौर्य ने दांत भींचते हुए कहा, वो लड़की भी मेरी है और उसके जरिए पैदा होने वाला बच्चा भी मेरा ही होगा। तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरा मोहरा हमेशा मेरे प्रति वफादार होना चाहिए। रणबीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मोहरा वफादार तब रहता है जब उसकी कीमत पूरी चुकाई जाए। मेरी वफादारी की कीमत 2 करोड़ रुपए है और वो भी इसी वक्त। अगर रकम अभी नहीं मिली तो ये समझ लेना कि आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी मिलूंगा और ना ही वो लड़की। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। कुछ पलों तक कमरे में एक खामोशी जंग चलती रही। आखिरकार शौर्य ने गुस्से से उसका कॉलर छोड़ दिया। वो सीधा टेबल की तरफ बढ़ा, चेकबुक उठाई और तेजी से एक चेक भरने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने 2 करोड़ रुपए का चेक फाड़कर रणबीर की तरफ बढ़ा दिया। लो, अब तसल्ली मिली। मुझे अब इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जरा सा भी बदलाव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रणबीर ने खामोशी से चेक लिया, एक नजर रकम पर डाली और उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। अब हमारी डील पूरी हुई, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुका और पलटकर बोला, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, उसे अभी बाहर भेज दो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे बाहर निकल गया, जबकि शौर्य अपनी जगह खड़ा उस बंद होते दरवाजे को घूरता रहा। कुछ देर बाद रणबीर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमाए वो खामोशी से सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सन्नाटा छाया था, जैसे अभी कुछ देर पहले किसी इंसान का नहीं बल्कि महज किसी बिजनेस डील का एग्रीमेंट पूरा हुआ हो। तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल शौर्य दिव्या को लगभग घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर शौर्य की ताकत के आगे उसकी एक न चली। शौर्य ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसे बिना किसी हमदर्दी के अंदर धकेल दिया। दिव्या का शरीर सीट से टकराया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आंसू लगातार उसके गालों से बह रहे थे। शौर्य ने दरवाजा जोर से बंद किया, एक पल के लिए रणबीर की तरफ देखा और रूखे लहजे में बोला, इसे ले जाओ। रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ा दी। काफी देर तक गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा।
दिव्या लगातार पीछे बैठकर रोती रही, जबकि रणबीर बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी चलाता रहा। आखिर में उसने खामोशी तोड़ी। बिना वजह आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। अब रोने से क्या हासिल होगा? जब नुकसान हो ही चुका है तो बाद में अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। दिव्या ने फौरन अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज गुस्से से कांप रही थी। मुझे ये फालतू की मिसालें देने की जरूरत नहीं है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। कानूनन एक डिवोर्स के बाद कुछ समय का लीगल गैप होना चाहिए। उसके बाद ही दूसरी शादी हो सकती है। तुम लोगों ने कानून और रीति रिवाजों को मजाक बना रखा है। रणबीर ने एक पल के लिए शीशे में उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें दोबारा सड़क पर जमाते हुए बोला, कानून की जानकारी तुम्हारे पास अच्छी है लेकिन अधूरी है। वो लीगल गैप या नियम तब लागू होते हैं जब पति पत्नी के बीच असल में कोई शारीरिक या पारिवारिक रिश्ता बना हो, शारीरिक संबंध बन चुका हो। तुम्हारे और शौर्य के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए। वो अपनी बात पूरी करते हुए रुका, फिर बेहद ठंडे लहजे में बोला, शौर्य सिंघानिया कभी पिता नहीं बन सकता। ये बात तुम जान चुकी होगी। मुझे इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। दिव्या ने नफरत से उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी किसी दलील पर भरोसा नहीं है। तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ने मुझे पैसों से खरीदा और दूसरे ने कीमत लेकर मुझे स्वीकार कर लिया। उसके ये कड़वे शब्द कुछ पलों के लिए गाड़ी के अंदर तैरते रहे। रणबीर ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से कहा, देखो लड़की, मैं किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहता। तुम ये अब अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कर रही हो। दिव्या ने तीखेपन से उसकी बात काट दी। मेरा आने वाला कल बेहतर? तुमने सच में ऐसा लगता है? रणबीर ने जैसे उसके इस वाक्य को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपनी बात जारी रखी, और मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है, इसीलिए अब हमें सोच समझकर अगला कदम उठाना होगा। वो खामोशी से सुनती रही। रणबीर ने आगे कहा, अभी मेरे घर पहुंचने के बाद परिवार वालों के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वहां तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है। अगर तुमने कोई ऐसी बात कही जिससे खेल बिगड़ा तो याद रखना, मैं सीधा शौर्य से तुम्हारी शिकायत करूंगा। दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। रणबीर ने उसी सपाट अंदाज में बात जारी रखी, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि शौर्य सिंघानिया क्या कर सकता है। नुकसान सिर्फ तुम ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार उसकी लपेट में आ जाएंगे। इसीलिए भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना। दिव्या ने उसकी तरफ देखा। शौर्य सिंघानिया अपनी जगह था, मगर उसके बराबर में बैठा ये शख्स किसी भी जहर से कम नहीं था। दोनों के तरीके अलग थे, मगर मकसद एक ही था, उसे मजबूर करना। उसके होंठ हिले, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आ सका। उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और खिड़की के बाहर नजरें जमा दी। आंसू अब भी उसकी पलकों पर थे, मगर वो दोबारा नहीं रोई। गाड़ी के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जब रणबीर ने महसूस किया कि उसकी सिसकियां रुक चुकी हैं, तो उसने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। कम से कम अब बाकी का सफर लगातार रोने और चीखने के बिना गुजरने वाला है, और इस वक्त उसे सिर्फ इसी शांति की जरूरत थी, क्योंकि आगे उसे भी कई मुश्किलों का सामना करना था। 3 घंटे के लंबे सफर के बाद गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ एक बहुत बड़े पोर्च में आकर रुकी। दिव्या ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने किसी सपने जैसी शानदार और आलीशान हवेली खड़ी थी। ऊंचे ऊंचे खंभे, बड़े बरामदे, दूर तक फैला हुआ बगीचा और ऐसी भव्यता जैसे किसी बड़े जमींदार खानदान की कई पीढ़ियों का इतिहास इन इमारत की दीवारों में छिपा हो। वो कुछ पल खामोश बैठी रही, फिर उसके मुंह से अचानक निकला, ये हवेली तुम्हारी है? रणबीर ने गाड़ी का इंजन बंद करते हुए छोटा सा जवाब दिया, हाँ। दिव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम तो पहले से ही इतने अमीर हो, फिर पैसों के लिए ऐसा काम क्यों कर रहे हो? या फिर तुम यहाँ के कोई कर्मचारी हो? रणबीर ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह अपना रुख किया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही रहस्यमयी शांति थी। मैं इस हवेली का कर्मचारी नहीं, मालिक हूँ। ये पूरी जायदाद मेरे नाम पर है। दिव्या के होंठ खुले के खुले रह गए। फिर तुमने शौर्य से पैसे क्यों लिए? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
रणबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, हर अमीर इंसान की जरूरत सिर्फ पैसा नहीं होती दिव्या। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी अदा नहीं कर सकते, और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त से पहले जान लेना सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। वो गाड़ी से नीचे उतर गया, फिर दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, सारे राज तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएंगे, लेकिन अभी एक बात याद रखना, अंदर किसी भी तरह का ड्रामा नहीं करना, सिर्फ चुप रहना है। दिव्या उसके शब्दों को समझने की कोशिश करती रही, मगर उसका हर वाक्य एक नई उलझन बनकर उसके दिमाग में उतर रहा था। आखिरकार वो भी खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर आई। रणबीर आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वे बड़े से लिविंग रूम में पहुंचे, दिव्या की नजर वहां बैठे लोगों पर पड़ी। उम्मीद के मुताबिक पूरा खानदान वहां मौजूद था। अलग अलग उम्र के मर्द और औरतें, सबकी नजरें एक साथ रणबीर और उसके साथ खड़ी दिव्या पर टिक गईं। पूरे हाल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। मगर रणबीर ने किसी को नमस्ते तक नहीं किया। वो सबको अनदेखा करता हुआ सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि पीछे से एक कड़कती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी, रणबीर। वो रुका मगर पीछे नहीं पलटा। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? नैना देवी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम इस तरह किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ एक गलती नहीं, हमारे पूरे खानदान का अपमान है। रणबीर धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना कोई पछतावा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में कहा, मैंने शादी की है, कोई पाप नहीं किया। और जहां तक सगाई की बात है, मैं इस बारे में बाद में बात कर लूंगा। फिर इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? क्या मुझे अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं है? उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि उसके पिता अपनी जगह से खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विक्रम शाह की आवाज में ऐसा रौब था कि हॉल में बैठा हर एक शख्स शांत हो गया। वो लड़की मेरे स्वर्गीय दोस्त की बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें इस पूरे खानदान के ट्रस्ट और जायदाद का मुखिया इसीलिए नहीं बनाया था कि तुम अपनी मर्जी के फैसले करके पूरे परिवार को समाज में बदनाम करो। रणबीर ने कुछ पल चुपचाप उन्हें देखा, फिर बेहद गंभीरता से बोला, अगर मेरी पसंद आप सबके लिए इतनी बड़ी मुसीबत है, तो मैं आज इसी वक्त इस खानदान के मुखिया का पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अपने किसी भी भतीजे, भांजे या जिसे ठीक समझें, उसे ही जिम्मेदारी दे दें। मुझे इस पद की कोई जरूरत नहीं है। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा पसर गया। उसने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, लेकिन एक बात सब अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, मैं दिव्या को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक आपकी भतीजी जैसी बेटी की बात है, उसके लिए मुझसे कोई बेहतर लड़का ढूंढ लीजिए, क्योंकि जो सम्मान और स्थान मेरी पत्नी का है, वो कभी किसी और को नहीं मिल सकता। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। यह कहकर उसने एक पल के लिए भी किसी के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया। वो पलटा, दिव्या की कलाई थामी और उसे अपने साथ सीढ़ियों की तरफ ले गया। दिव्या विश्वास से कभी उसके चेहरे को देखती तो कभी पीछे खड़े पूरे परिवार को। उसका दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। शौर्य ने कहा था कि रणबीर सिर्फ एक मामूली मोहरा है। खुद रणबीर ने भी गाड़ी में माना था कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, मगर यहाँ तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ये शख्स न सिर्फ इस विशाल हवेली का मालिक था, बल्कि पूरा खानदान उसके एक फैसले के आगे बेबस खड़ा था। फिर आखिर 2 करोड़ रुपए उसके लिए इतनी बड़ी बात क्यों थे? आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके लिए एक बेहद अमीर इंसान ने अपनी इज्जत, अपने परिवार और एक अनजान लड़की की जिंदगी को इस अजीब सौदे में दांव पर लगा दिया था? यही सवाल दिव्या के दिमाग में गूंज रहा था, और उसे महसूस हो रहा था कि इस हवेली की दीवारों में शायद ऐसे राज दफन हैं जिनका अंदाजा वो अभी तक नहीं लगा सकी। वो उसे अपने कमरे में ले आया था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दिव्या ने झटके से अपनी कलाई उसकी पकड़ से छुड़ा ली और वो तेजी से कुछ कदम पीछे हट गई। अब दोनों के बीच इतना फासला था मानो सिर्फ कुछ कदम नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग दुनिया खड़ी हो। वो लगातार रणबीर को देख रही थी। इस शख्स के हर शब्द, हर हाव भाव और हर एक्शन ने
उसके दिमाग को पूरी तरह उलझा दिया था। रणबीर ने खामोशी से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उतारी, टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर वही अजीब सी शांति थी जिसने दिव्या को पहली मुलाकात से ही बेचैन कर रखा था। आखिरकार वो अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज में डर भी था, गुस्सा भी और ढेरों सवाल भी। रणबीर ने नजरें उठाकर उसे देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या एक कदम और आगे बढ़ी। मुझे जवाब चाहिए। शौर्य सिंघानिया ने कहा था कि वो मेरी शादी अपनी उंगलियों पर नाचने वाले एक मामूली आदमी से कर रहा है। रास्ते भर तुमने भी यही दिखाया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम तो इस पूरी हवेली के मालिक हो, इस परिवार के मुखिया हो। पूरा खानदान तुम्हारे सामने झुका हुआ था। आखिर सच क्या है? कमरे में कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रणबीर ने आराम से अपनी पीठ सोफे से टिका दी, जैसे वो इन सारे सवालों के लिए पहले से ही तैयार था। दिव्या ने दोबारा कहा, ये शादी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा है। शौर्य झूठ बोल रहा था, तुम भी सच नहीं बता रहे। आखिर चल क्या रहा है? रणबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमे लहजे में बोला, अगर हर सवाल का जवाब इसी वक्त दे दिया जाए तो कुछ कहानियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। दिव्या दिव्या ने बेसब्री से कहा, मुझे ये पहेलियां मत बुझाओ, सीधा जवाब दो। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक थकावट थी। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दिव्या ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। यही वाक्य तुम अब तक 3 बार बोल चुके हो, वक्त आने पर, वक्त आने पर। आखिर वो वक्त कब आएगा? तब जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। रणबीर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। दिव्या चौंक गई। क्यों? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? कुछ घंटे पहले तक तो तुम मेरे लिए एक अनजान इंसान थे। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला। शौर्य सिंघानिया डाइनिंग टेबल पर बेहद इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे पर पिछली रात की किसी भी बात का कोई बोझ था, ना कोई चिंता। वो अखबार का एक पन्ना पलट ही रहा था कि काव्या धीरे धीरे चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई। उसके बाल अब भी बिखरे हुए थे, आंखें रात भर जागने की वजह से सूज चुकी थी और चेहरे पर वही थकी और टूटी हुई हालत थी जो किसी डरी हुई औरत की पहचान बन जाती है। उसने कुछ पल खामोशी से शौर्य को देखा, फिर करवाहट के साथ कुर्सी खींचकर उसके ठीक सामने बैठ गई। तो आखिरकार मन भर गया। शौर्य ने अखबार से नजरें हटाए बिना पूछा, क्या मतलब? काव्या तीखी हंसी। मतलब ये कि तुम्हारी वो नई नवेली दुल्हन कहाँ है? अभी तो सिर्फ एक ही रात बीती है, या फिर इतनी जल्दी मेरी जगह उसे दे दी? शौर्य ने अखबार को मोड़कर एक तरफ रखा और बेहद शांति से चाय की चुस्की ली। तुम अब भी वही सब सोच रही हो? और क्या सोचूं? अपने पति की दूसरी पत्नी के लिए फूलों का हार तैयार करूं? उसके लहजे में जहर घुला हुआ था। शौर्य ने कुर्सी से पीठ टिकाई और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। तुम मुझे इतना पत्थर दिल समझती हो? काव्या ने फौरन जवाब दिया। कल रात तक तो ऐसा ही लग रहा था। शौर्य आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। काव्या, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी पत्नी हो। फिर तुम्हारे रहते हुए मैं किसी और औरत को इस घर में हमेशा के लिए कैसे ला सकता था? काव्या ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मगर तुमने तो फेरे लिए थे, शादी की थी। हाँ की थी, शौर्य ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। और मैंने समाज के सामने शादी का नाटक पूरा किया ताकि कोई हम पर उंगली न उठा सके। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने प्यार से समझौता नहीं करूंगा। काव्या की सांसें जैसे रुक गईं। क्या मतलब? शौर्य ने प्यार से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने उसे इस घर से विदा कर दिया है। कहाँ? शहर से बाहर, जहाँ मेरा फार्म हाउस है। उसे वहां भिजवा दिया है। उसकी हर जरूरत पूरी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर वो इस घर में नहीं रहेगी। काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक उभरी। सच कह रहे हो? शौर्य ने मुस्कुराकर उसके माथे से बिखरे हुए बाल हटाए। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है?
यह लाइन कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी चालाकी से मासूमियत सजी थी कि अगर कोई उसके असली प्लान से वाकिफ न होता तो वाकई उस पर भरोसा कर लेता। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। पूरी रात यही सोचती रही कि अब तुम्हारा प्यार बँट जाएगा। शौर्य ने फौरन उसे गले से लगा लिया। पागल हो तुम, प्यार कभी बँटता नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं। काव्या ने उसके सीने से लगे लगे धीमे आवाज में पूछा, फिर तुमने ये शादी की ही क्यों? शौर्य ने एक पल के लिए नजरें चुराई, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला। बिजनेस में कुछ ऐसे लीगल मामले थे जहां ये रिश्ता जरूरी था और मुझे कंपनी के लिए एक उत्तराधिकारी भी चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि तुम कितना मेडिकल इलाज करवा चुकी हो, लेकिन नतीजा हमेशा जीरो रहा। हर बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मगर भरोसा रखो उस लड़की की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अगर होती तो आज सुबह वो इसी घर में मौजूद होती। काव्या ने धीरे धीरे उसकी शर्ट को मजबूती से थाम लिया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए शौर्य, मैं किसी के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा, और इसीलिए तो मैंने उसे यहाँ नहीं रहने दिया। मैं अपनी पत्नी की आंखों में रोज रोज आंसू नहीं देख सकता। काव्या ने पहली बार कई दिनों के बाद चैन की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने अपनी जंग जीत ली हो, मगर उसे क्या पता था कि जिस आदमी के गले लगकर वो खुद को सुरक्षित समझ रही थी, वही शख्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ अपने सीने में दबाए खड़ा था। और इसी झूठ की बुनियाद पर कई जिंदगियां खामोशी से तबाह होने जा रही थी। वो अपनी पत्नी को मां न बन पाने का दोष दे रहा था, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। दूसरी तरफ हवेली में सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। रणबीर काफी देर पहले जाग चुका था। वो सोफे पर सीधा बैठा खामोश निगाहों से बिस्तर की तरफ देख रहा था, जहां दिव्या गहरी नींद में सो रही थी। पिछली रात वो इसी बिस्तर पर सोई थी, जबकि रणबीर ने पूरी रात सोफे पर गुजारी थी। उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। दिव्या के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, जैसे वो कई दिनों से चैन से न सोई हो। रणबीर की नजरें कुछ पल उसी पर टिकी रहीं। शायद ये वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इतनी मुश्किलों के बावजूद कोई इंसान इतनी शांति से कैसे सो सकता है। अचानक दिव्या ने हल्की सी करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। कुछ सेकंड तक तो वो छत को देखती रही, फिर उसकी नजरें कमरे में घूमी और सोफे पर बैठे रणबीर पर जाकर टिक गईं। पहले पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, मगर जैसे ही कल रात के सारे हादसे एक एक करके उसके दिमाग में लौटे, वो घबराकर फौरन उठ बैठी। कुछ पलों तक दोनों खामोश रहे, फिर रणबीर अपनी जगह से उठा और शांत लहजे में बोला, तैयार हो जाओ, कुछ बातें हैं जो तुम्हें अच्छी तरह समझाना जरूरी है। दिव्या खामोशी से उसे देखती रही। वो कुछ कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस कमरे में बाहर जाते ही हम दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव किसी को नजर नहीं आना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि तुम मेरी प्यारी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, और सब यही समझेंगे कि कल रात एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़े की तरह हमारे बीच सब कुछ हुआ है। किसी को भी शक करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। दिव्या के चेहरे पर उलझन और गहरी हो गई, लेकिन वो रुक गई। रणबीर खामोशी से उसे देखता रहा। रणबीर, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी, प्लीज मुझे बता दो। उसकी आवाज इस बार पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। हमारा मकसद तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करना है ना? फिर रात को तुम मेरे करीब भी नहीं आए। तुमने मुझसे कोई ऐसी बात तक नहीं की जिससे मुझे डर लगे। तुम इतने अमीर हो, पूरी हवेली के मालिक हो, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, फिर असल में तुम हो कौन? तुम मुझसे क्या चाहते हो? भगवान के लिए मुझे सच बता दो। अब मुझे घबराहट होने लगी है। रणबीर ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, फिर बेहद धीमे लहजे में बोला, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। दिव्या बेइख्तियार बोल उठी, यही जवाब तुम हर बार देते हो, आखिर क्यों? क्या मैं इतनी भी भरोसे के लायक नहीं हूँ? उसने ना में सिर हिलाया। बात भरोसे की नहीं, सही वक्त की है। कुछ सच्चाइयां अगर वक्त से पहले सामने आ जाएं,
तो सिर्फ प्लान नहीं, जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। दिव्या ने बेबसी से कहा, मैं किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। रणबीर की आवाज हमेशा की तरह शांत रही। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो। जब तक तुम मुझसे जुड़ी हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। दिव्या ने उसकी आंखों में झांका। क्यों? वो कुछ पल खामोश रहा, क्योंकि दिव्या ने फौरन सवाल दोहराया। क्योंकि क्या? आखिर क्यों? तुम मेरे साथ कुछ गलत क्यों नहीं होने देना चाहते? कल रात से अब तक मैंने इतना जरूर महसूस किया है कि तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसा शौर्य सिंघानिया है। तुम कुछ छुपा रहे हो, मगर बुरे इंसान नहीं लगते। फिर आखिर सच्चाई क्या है? रणबीर के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी उदासी उभरी, मगर अगले ही पल वो गायब हो गई। उसने नजरें हटाकर खिड़की की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, कभी कभी इंसान अपनी इच्छा से खामोश नहीं रहता, उसे खामोश रहना पड़ता है। दिव्या ने फौरन पूछा, किसके लिए? उसने आहिस्ता से आंखें बंद की, जैसे किसी पुरानी चोट को दोबारा महसूस कर लिया हो। फिर पलटकर बोला, धैर्य रखो दिव्या, वक्त आने पर सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। उस दिन तुम्हारा कोई भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन आज सिर्फ मुझ पर इतना भरोसा कर लो कि मैं तुम्हें धोखा देने वालों में शामिल नहीं हूँ। वो कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दिव्या चुपचाप उसे जाता देखती रही। इस शख्स के हर जवाब के पीछे एक नई पहेली छिपी हुई थी, और जितना वो उसके करीब आ रही थी, उतना ही वो खुद को इस पूरे रहस्य की भूल भुलैया में खोया हुआ महसूस कर रही थी। दोपहर ढलने लगी थी। सुबह नाश्ते के बाद रणबीर खुद उसे पूरे परिवार से मिलवा चुका था। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उससे कड़वे लहजे में बात नहीं की। कुछ चेहरों पर नाराजगी जरूर थी, कुछ आंखों में सवाल भी थे, मगर रणबीर शाह की पत्नी होने का स्थान ऐसा था कि कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत न कर सका। दिव्या ने भी बेहद सादगी, आदर और नर्म व्यवहार से सबसे मुलाकात की थी, जिसकी वजह से परिवार के ज्यादातर लोग न चाहते हुए भी उसे अपनाने पर मजबूर हो गए थे। अब वो एक महिला कर्मचारी के साथ हवेली के अलग अलग हिस्से देख रही थी। बड़े बड़े गलियारों से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक एक मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर जाकर टिक गई। बाकी सभी दरवाजों से अलग इसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अंदर जाना मना है। दिव्या रुक गई। उसने कुछ पल उस लाइन को पढ़ा, फिर महिला कर्मचारी की तरफ देखकर पूछा, ये कमरा किसका है? कर्मचारी ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। मैडम, ये साहब का निजी कमरा है। निजी कमरा? दिव्या ने हैरानी से दोहराया। और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है? कर्मचारी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया। जी नहीं, इस दरवाजे के अंदर आज तक परिवार का कोई भी सदस्य नहीं गया। सफाई भी खुद साहब ही करते हैं, हमें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दिव्या के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं लगा है। ताले की जरूरत नहीं पड़ती मैडम, इस हवेली में कोई भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करता। दिव्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। अच्छा, तो फिर आज कोई करेगा? कर्मचारी घबराकर उसके सामने आ गई। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, अगर साहब को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। दिव्या ने शांत होकर कहा, बस यही तो देखना चाहती हूँ कि वो आखिर कब नाराज होते हैं। हर वक्त पत्थर की तरह शांत रहते हैं। मैडम, मेरी बात मानिए, कर्मचारी लगभग प्रार्थना करते हुए बोली। मैंने कभी किसी को यह दरवाजा खोलते नहीं देखा, मगर दिव्या जो फैसला कर चुकी थी वो सीधे दरवाजे तक गई। उसने हैंडल पर हाथ रखा और एक पल के लिए रुकी। अगर वो मुझसे सच नहीं बोलेगा तो शायद उसका एक कमरा सच बोल दे। अगले ही पल उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। कर्मचारी ने घबराकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए, जबकि दिव्या धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। मगर सिर्फ एक कदम रखते ही उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। उसकी सांसें रुक गई। पूरा कमरा सिर्फ उसी से भरा हुआ था। सामने की दीवार पर उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। दाईं तरफ दूसरी तस्वीर, बाईं तरफ तीसरी, और हर दीवार पर सिर्फ दिव्या का ही चेहरा था। कहीं वो मुस्कुरा रही थी, कहीं किसी बाजार से गुजर रही थी, कहीं हाथ में किताब लिए खड़ी थी, तो कहीं किसी पेड़ की छांव में बैठी थी।
वह तस्वीरें ऐसी नहीं थी जो किसी उत्सव में खींची गई हो, बल्कि ऐसी थी जैसे बरसों से दूर खड़ा कोई शख्स चुपचाप उसकी जिंदगी को देख रहा हो। दिव्या के कदम लड़खड़ाए। उसने अविश्वास से एक तस्वीर को हाथ लगाकर देखा, फिर दूसरी को। ये कैसे मुमकिन है? उसकी धीमी आवाज खुद उसके कानों को अनजान लगी। उसकी नजर एक कांच की अलमारी पर गई। वहां बेहद संभाल कर रखी हुई उसकी एक चुनरी रखी थी। वही चुनरी जो कुछ महीने पहले उसके चाचा के घर से अचानक गायब हो गई थी। उसके ठीक बगल में मखमली छोटे से डिब्बे में उसकी एक अकेली कान की झुमकी रखी थी। दिव्या के हाथ अपने कानों तक गए। ये झुमकी तो बरसों पहले कहीं खो गई थी। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ये सब क्या है? उसकी आंखों में डर, हैरानी और अविश्वास एक साथ उतर आया था। वो किसी ऐसे राज के बीच खड़ी थी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। कुछ पलों बाद वो तेजी से पलटी और लगभग भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। कर्मचारी भी दरवाजे के पास डरी हुई खड़ी थी। दिव्या सीधे उसके सामने आकर रुकी और तेज आवाज में बोली, रणबीर कहाँ है? कर्मचारी ने घबराकर जवाब दिया, साहब इस वक्त बैठक में हैं, समाज के बड़े लोगों और मर्दों के साथ बैठे हैं। दिव्या की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था। उसने मजबूत लहजे में कहा, अभी उन्हें सूचना भेजो, कहना कि उनकी पत्नी उन्हें फौरन कमरे में बुला रही है। कर्मचारी ने हैरानी से उसे देखा, मगर दिव्या के चेहरे के भाव देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दिव्या एक पल भी रुके बिना पलटी और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसे किसी पहेली की जरूरत नहीं थी। उसे सच चाहिए था, और वो सच आज इसी शख्स की जुबान से सुनकर रहेगी। उसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ना समझने वाला राज बना दिया था। कुछ देर बाद वो सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। दोनों हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे और नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थी। उसके दिमाग में वही नजारा बार बार घूम रहा था। वो कमरा, दीवारों पर लगी उसकी तस्वीरें, कांच की अलमारी में रखी उसकी चुनरी और बरसों पहले खोई हुई झुमकी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स की नजरों के सामने गुजरी हो जिसके होने से वो बिल्कुल अनजान थी। अचानक दरवाजा खुला। रणबीर तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे की शांति पहली बार टूटी थी। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि कर्मचारी उसे बता चुकी थी कि दिव्या उस गुप्त कमरे में गई थी। दरवाजा बंद होते ही दिव्या एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई। बस बहुत हो गया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अगर आज तुमने मुझसे एक बात भी छुपाई तो मैं इसी वक्त नीचे जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को सब कुछ बता दूंगी। बताओ तुम कौन हो? मेरी तस्वीरें तुम्हारे उस कमरे में क्या कर रही हैं? मेरी चुनरी वहां कैसे आई? मेरी झुमकी तुम्हारे पास क्यों है? मेरी जिंदगी के साथ ये सब खेल क्यों खेला जा रहा है? रणबीर ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, मगर एक सही दूरी पर रुक गया। उसने अपनी नजरें झुकाकर एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों से सीने में दबा कोई राज आखिरकार जुबान पर आ गया हो। तुम सच जानना चाहती हो? दिव्या ने बेसब्री से कहा। हाँ, आज पूरा सच। रणबीर ने पहली बार बिना किसी पहेली के कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दिव्या की पलकें झपकी। वो जैसे ये शब्द सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। रणबीर ने धीमे लहजे में अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हें पहली बार बाजार में देखा था। तुम अपनी चाची की बेटियों के साथ थी। वे सब शॉपिंग में व्यस्त थी और तुम चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। उसी दौरान तुम्हारे कान से एक झुमकी गिर गई। मैंने तुम्हें आवाज देने की कोशिश की, मगर तुम भीड़ में गायब हो गई। मैंने वो झुमकी संभाल कर रखी थी, शायद इस उम्मीद में कि कभी तुम दोबारा मिल जाओगी। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, इस एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि तुम कितनी तकलीफ भरी जिंदगी जी रही हो। किस तरह हर रोज तुम्हारा अपमान किया जाता है, किस तरह तुम्हारी हर खुशी छीन ली जाती है। मैंने कई बार सोचा कि सीधा तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊं, मगर हर बार कोई न कोई पारिवारिक रुकावट मेरे सामने आ जाती। फिर एक दिन खबर मिली कि आपकी शादी शौर्य सिंघानिया से तय हो गई है।
दिव्या बेख्तियार बोली। फिर रणबीर की आंखों में एक सख्ती उतर आई। इसी बीच मुझे पता चला कि शौर्य सिंघानिया कभी पिता नहीं बन सकता और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं जान गया था कि अगर मैं खामोश रहा तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं खुद उसके करीब गया, उसका भरोसा जीता, उसके बिजनेस में उसका पार्टनर बनकर शामिल हुआ और धीरे-धीरे उसके पूरे प्लान को समझ लिया। दिव्या ने हैरानी से पूछा, ये सारा प्लान तुम्हारा था? उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही उसे ये रास्ता दिखाया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आखिरी पल में तुम कानूनी तौर पर मेरी पत्नी बनोगी और इसके बाद वो तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें उस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता था। दिव्या की आवाज कांप गई। और वे 2 करोड़ रुपए, वो कोई कीमत नहीं थी, वो न्याय था। रणबीर ने मजबूत लहजे में कहा। शौर्य ने गरीब लोगों की जमीनें हड़प कर और उनका हक मारकर ये दौलत बनाई है। मैं उससे लिए हुए इन पैसों से उन लोगों का कर्ज वापस चुकाऊंगा जिन्हें उसने बर्बाद किया है। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो काफी देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर अगर कभी हमारा बच्चा हुआ तो क्या तुम उसे शौर्य के हवाले कर दोगे? रणबीर की नजरें एकदम सख्त हो गई। उसने 2 टूक लहजे में कहा। रणबीर ने साफ शब्दों में कहा, कभी नहीं। ना तुम्हें, ना हमारे बच्चे को, ना तुम्हारी लाइफ के किसी भी हिस्से को मैं उस इंसान की प्रॉपर्टी बनने दूंगा। जब तक मैं हूं, वो तुम्हारी तरफ नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दिव्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे वहां कोई झूठ दिखाई नहीं दिया। उसके होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप फिर से सोफे पर बैठ गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार ये सन्नाटा सवालों का नहीं था। ये उस सच का था जिसने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी थी। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। 1 महीने बाद शाम के 5 बज रहे थे। रणबीर और दिव्या कमरे में आमने-सामने बैठे शांति से चाय पी रहे थे। पिछले 1 महीने में इन दोनों के बीच पति-पत्नी वाला कोई शारीरिक संबंध तो नहीं बना था, मगर दोस्ती, भरोसे और सम्मान का एक ऐसा रिश्ता जरूर बन चुका था, जिसने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। रणबीर हर छोटी-बड़ी बात में उसका ध्यान रखता, उसकी नापसंद पसंद याद रखता, कभी उसे अकेलापन महसूस न होने देता और यही बर्ताव दिव्या के दिल में उसके लिए चुपके से जगह बना चुका था। अभी वो दोनों किसी आम बात पर हल्का सा मुस्कुराने ही वाले थे कि बाहर हॉल से एक गुस्से भरी आवाज पूरे घर में गूंजी। रणबीर शाह, बाहर निकलो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। रणबीर ने कप टेबल पर रखा और बेहद शांत होकर खड़ा हो गया। लगता है मेहमान आ गया। दिव्या भी फौरन उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही दोनों लिविंग रूम में पहुंचे, सामने शौर्य सिंघानिया गुस्से से कांपता हुआ खड़ा था। हवेली के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। शौर्य ने रणबीर को देखते ही उंगली उसकी तरफ उठाई। कहाँ थे तुम 1 महीने से? एक बार भी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तुमने खुद को मेरा एक साधारण पार्टनर और एम्प्लॉय दिखाया। फिर अचानक ये महल, ये प्रॉपर्टी, ये खानदानी मुखिया का पद। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था। रणबीर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने बेहद ठंडे लहजे में पूछा, यहाँ तक पहुंचे कैसे? किसने तुम्हें इस हवेली का पता दिया? शौर्य करवाहट से हंसा। जिन लोगों को लोन तुम मेरे पैसों से चुका रहे थे, उन्हीं ने बताया। तुम क्या समझ रहे थे मेरी वाइफ को लेकर गायब हो जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? रणबीर एक कदम आगे बढ़ा। शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करो शौर्य। वो तुम्हारी नहीं, मेरी वाइफ है। तुम सिर्फ रिश्तों का सौदा करने वाले एक बिजनेसमैन हो, इंसानों को खरीदने और बेचने वाले। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बेहतर होगा चुपचाप लौट जाओ, वरना मुझे भी वे राज खोलने पड़ेंगे जिन्हें तुमने बरसों से छुपा रखा है। शौर्य की आंखों में डर की एक झलक आई, मगर अगले ही पल वो फिर चीख उठा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वो गुस्से में आगे बढ़ा ही था कि दिव्या अचानक दोनों के बीच आ गई। उसने मजबूती से रणबीर के सामने खड़े होकर कहा, खबरदार, अगर मेरे पति की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। पूरा हाल शांत हो गया। शौर्य ने हैरानी से उसे देखा। पति? ये तुम्हें पता भी है कि ये कौन है?
दिव्या ने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, ये वो इंसान है जिसने मेरे सम्मान का सौदा नहीं, उसकी रक्षा की है। जिसने मुझे कभी मजबूर नहीं किया, कभी मेरा अपमान नहीं किया, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। मैं इनसे प्यार करती हूँ और तुमसे नफ़रत। शौर्य ने चिढ़कर हँसते हुए कहा, इसके पास कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। एक दिन ये तुम्हें छोड़ देगा। दिव्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर ये मुझे किसी झोपड़ी में भी रखेंगे तब भी मैं इनके साथ रहूंगी, क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, अच्छे कैरेक्टर से बनता है। तुम्हारे पास पैसा जरूर है मगर इज्जत नहीं। तुमने हमेशा रिश्तों का सौदा किया और इस इंसान ने एक अनजान लड़की का मान बचाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा दी। फर्क सिर्फ यही है और यही फर्क हमेशा रहेगा। अब यहाँ से चले जाओ। शौर्य ने गुस्से से रणबीर की तरफ देखा मगर रणबीर की शांत और सख्त नजरें ही काफी थी। रणबीर ने सिर्फ एक हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े और शौर्य को बाजुओं से पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। जाते जाते वो लगातार धमकियां देता रहा मगर उसकी आवाज अब उस इंसान जैसी लग रही थी जो अपनी ताकत पर नहीं, अपनी हार पर चीख रहा हो। दरवाजा बंद हुआ तो हॉल में शांति छा गई। दिव्या ने धीरे से पलटकर रणबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर इस बार ये बेबसी के नहीं, सुकून के आंसू थे। वो कुछ कदम चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम जानते हो, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ रिश्तों के नाम पर दुख देखे थे। पहली बार किसी ने मुझे अपना समझकर मेरी रक्षा की है। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रणबीर, शायद उसी दिन से जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के भी मेरे सम्मान को अपना फर्ज मान लिया था। रणबीर की आंखें भी नम हो गई। उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए दिव्या। प्यार मांगा नहीं जाता, अच्छे स्वभाव से कमाया जाता है और आज आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दौलत दे ही दी। दिव्या जवाब में चुपचाप उसके गले लग गई। रणबीर ने भी उसे मजबूती से अपनी बाहों में समेट लिया। हवेली में खड़े हर एक इंसान ने इस नजारे को चुपचाप देखा। इस पल सबको एक सच्चाई समझ आ गई थी कि पैसा, ताकत और बड़ा पद कभी किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसका अच्छा स्वभाव और उसकी ईमानदारी ही उसे असली इज्जत देती है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन वो हर अन्याय, हर साजिश और हर अंधेरे पर आखिरकार जीत जरूर हासिल कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांटिक स्टोरी के साथ।